लास्ट टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हुआ था मल्टी स्टेज रॉकेट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के नियम में हमें पता है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा के कितने रूप होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, वैद्युत चुंबकीय, नाभिकीय, ये सब आपकी ऊर्जा के प्रकार हैं। मोटे तौर पे हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पढ़ते हैं और दोनों का सम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। एमकेएस पद्धति में उसे जूल कहते हैं और सीजीएस पद्धति में उसे अर्ग से हम लोग उसकी यूनिट लगाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के कारण उसकी जो ऊर्जा हमें मिलती है वो उसकी क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा का जो फंक्शन है उसमें हम क्या करते हैं? कण को अनंत से उस बिंदु पर बाह्य बल द्वारा बल क्षेत्र के विरुद्ध में किया गया कार्य यू आर से इसे डिनोट करते हैं, इन्फिनाइट टू आर एफ डॉट डी आर विद माइनस साइन। ये आपकी स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद आती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या है? द्रव्यमान है पिंड का और वी उस पिंड की वेलोसिटी। अगर हम इस पर बाह्य बल लगाएंगे इसकी वेलोसिटी v1 से बढ़कर v2 हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा वो डेल के इक्वल्स टू K2 माइनस K1 आएगा। और K2 माइनस K1 आपके पास डेल K की वैल्यू आएगी। K2 और K1 की वैल्यू रखे तो हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। कार्य ऊर्जा प्रमेय से W इक्वल्स टू डेल K। ये आपका रिजल्ट है कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो उसकी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है और उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा फलन कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन के कारण किसी भी क्षण में अगर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आता है तो उतना ही परिवर्तन क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा में भी होगा और ये चेंज एकदम इक्वल होगा। यानी जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी और जितनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी उतनी ही स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। इस इक्वेशन को अगर हम k प्लस यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से काम डिनोट करते हैं तो ये चीज़ जो हमारे काम आती है वो आती है कार्य ऊर्जा प्रमेय के रूप में। इसके बाद बल क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य K2 माइनस K1, ये आपका वेरी वेल नोन है। उसके बाद में बल क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य अगर हम स्थितिज ऊर्जा के फंक्शन में लेंगे तो U2 माइनस U1 होगा और आपकी एनर्जी जो है वो लास्ट में कांस्टेंट होगी और ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? एनर्जी फंक्शन कहलाएगा। अगर टोटल एनर्जी की बात करें यानी एनर्जी फंक्शन की बात करें तो हमारे पास में ये जो है हाफ एम वी स्क्वायर ये गतिज ऊर्जा है, UR1 स्थितिज ऊर्जा है। ये कण की दूसरी पोजीशन है, इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब दोनों ही कंडीशन में दोनों ऊर्जाओं का जो योग है वो किसके बराबर रहेगा? हमेशा E के बराबर रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर फोर्स असंरक्षी यानी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है तो ऊर्जा का कहीं ना कहीं विनाश होता है। किस तरीके से होता है? या तो वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी या ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगी, मगर जो टोटल सम ऑफ एनर्जी है वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा या फिर ज़ीरो रहेगा। क्यों ऊष्मा या अन्य रूप में परिवर्तित ऊर्जा का मान? इससे स्पष्ट होता है कि ऊर्जा एक रूप से अन्य रूप में रूपांतरित की जाती है। इसे ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही विनाश किया जा सकता है। ये सदैव कुल ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहती है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी या पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी या पर्टिकुलर जो भी आपका एनर्जी में ऊष्मीय ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा के रूप में जो चेंज हुआ है वो चेंज आपका कांस्टेंट नहीं रहता है। कुल ऊर्जा संरक्षित होगी। व्यक्तिगत तौर पे केवल गतिज ऊर्जा या केवल स्थितिज ऊर्जा या केवल अन्य ऊर्जा की बात की जाए तो वो कांस्टेंट या वो संरक्षित नहीं रहती है, वो चेंज होती है। इन तीनों का जो सम होता है वो इसमें संरक्षित रहता है। इस वाले टॉपिक में यही एक सबसे बड़ी लाइन थी जो समझने वाली है, बाकी आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है रेखीय संवेग तथा संवेग संरक्षण का नियम।
इसे आप न्यूटन का द्वितीय नियम भी कह सकते हैं। P इक्वल्स टू mv, जहाँ पर m द्रव्यमान है और v इसकी वेलोसिटी है। अगर मेनी पार्टिकल सिस्टम की हम बात करेंगे, मेनी पार्टिकल सिस्टम के लिए m1 m2 m3 जैसे mn द्रव्यमान है, अगर उनकी वेलोसिटी जो है वो v1 v2 v3 vn है, तो उनका जो टोटल संवेग होगा वो उनका p1 p2 p3 और अप टू pn तक होगा। p1 क्या है? फर्स्ट द्रव्यमान वाले की जो वेलोसिटी है उसका मल्टीपल, p2 m2 v2 p3, इसी तरह pn क्या होगा? mn vn। तो टोटल संवेग जो होगा वो m vcm होगा, जहाँ पर m क्या है? किसका द्रव्यमान है? सेंटर ऑफ मास का द्रव्यमान है। और vcm क्या है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे dp/dt से, तो m कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। dv/dt यहाँ पर हम लेंगे तो ये हमारे f dp/dt जो है वो क्या है? f को डिनोट करता है। और ये me, ए क्या है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यहाँ पर हमें मिलता है। यहाँ से नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि किसी भी प्रकार में अगर बहुकणीय तंत्र की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर अगर परिणामी बाह्य बल 0 है, dp/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 हो जाएगी। dp/dt की वैल्यू 0 करने से p क्या है वो हमें कांस्टेंट मिलेगा, यानी जो सम ऑफ टोटल p1 टू अप टू pn तक हमने लिया था, संवेग का जो योग लिया था वो क्या है? नियत हो गया है यहाँ पे। और m vcm की जो वैल्यू है वो जो p हमारे पास आई थी वो अब कांस्टेंट हो गई। इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि अगर बाह्य बलों का योग जो है वो 0 है, तो उसका जो रैखिक संवेग होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। f इक्वल्स टू 0 हुआ तो p आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर x y z की फॉर्मेट में हम इसके 3 इक्वेशंस निकालेंगे x y z डायरेक्शन में, तो हमारे पास में px1 प्लस px2 प्लस px3 कांस्टेंट, इसी तरह अप टू एंड y डायरेक्शन के लिए भी और z डायरेक्शन के लिए भी हमारे पास में ये नियत प्राप्त होते हैं। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम जो है वो प्रकृति का मूलभूत नियम है, एक फंडामेंटल रूल है। इसका कोई अपवाद नहीं मिला है और ये न्यूटन के नियमों पर आधारित है। रैखिक संवेग तभी संरक्षित रहता है जबकि स्थितिज ऊर्जा स्थानांतरीय रूप से निश्चर यानी ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट होती है, अर्थात संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा केवल तंत्र के विभिन्न कणों के मध्य पारस्परिक दूरी पर ही निर्भर करती है। तो ये जो रैखिक संवेग है वो कांस्टेंट कब रहेगा? जैसे आपने कोई सिस्टम लिया है जिसमें खूब सारे पार्टिकल्स हमने यहाँ पर लिए हैं। अब ये रैखिक संवेग कांस्टेंट की कंडीशन कब है? जब इन पार्टिकल्स पर केवल और केवल इनके एक दूसरे के कारण ही बल यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर बाहर से कोई बल यहाँ नहीं लग रहा है। अगर ये जो पार्टिकल हैं इनकी स्थितिज ऊर्जा इसके बाहर उपस्थित किसी भी कारक से अगर प्रभावित होती है तो यहाँ पर संवेग संरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए संवेग संरक्षण की कंडीशन क्या है कि क्या होने चाहिए? स्थितिज ऊर्जा जो है वो ट्रांसलेशनरी इनवेरिएंट होनी चाहिए। इसके बाद हमारा सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, द्रव्यमान केंद्र और निर्देश फ्रेम।